Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस डिस्कस किया था। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने एंडोस्पर्म पढ़ लिया, एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ लिया, और हम इस वीडियो लेक्चर में सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो एम्ब्रियो से सीड बनता है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सीड की, तो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ये तो हमें पता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो राइपेंड ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना हमें। अच्छा, हम ये भी बोल सकते हैं कि द सीड इज अ मैच्योर्ड फर्टिलाइज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम को ही तो हम ओव्यूल बोलते हैं। और मेगास्पोरोफिल क्या होता है? कार्पल। माइक्रोस्पोरोफिल स्टैमन, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? पॉलन चैम्बर। और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो जो ओव्यूल राइपन या मैच्योर ओव्यूल ही सीड बनाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। तो हम सीड्स को क्या बोल सकते हैं? इज अ मैच्योर्ड फर्टिलाइज सीड इज अ मैच्योर्ड फर्टिलाइज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। अगर हम देखें, अगर कोई सीड है तो सीड कोट को अगर हम हटा दें, सीड कोट के हटा दें, बाकी जो एक बचेगा हिस्सा उसको हम कर्नल बोलते हैं। तो सीड में सीड कोट के अलावा जो भी चीज बची, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, वो सब किस में आएगा? कर्नल में। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कर्नल, राइट। तो जो सीड्स के हमारे तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो हमें डिस्कस करना है, सीड कोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। सीड कोट हमें पता है, आउटर सीड कोट जो होता है टेस्टा होता है, और जो इनर सीड कोट होता है वो टेगमेन होता है। तो टेस्टा आउटर इंटीग्यूमेंट से बनेगा, आउटर इंटीग्यूमेंट से, और टेगमेन इनर इंटीग्यूमेंट से, ठीक है। एम्ब्रियो हमने पढ़ा था, एंडोस्पर्म हमने पढ़ा था। तो सीड के तीन मेन पार्ट होते हैं, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। सबसे पहले हम लोग एंडोस्पर्म के बेस पे देखें। अच्छा, कुछ सीड्स जो होती हैं, सीड्स हम लोगों को मेनली दो टाइप की पढ़नी है। एक कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, और वो परसिस्ट नहीं करता, वो कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो उन सीड्स को बोला जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्स एल्यूमिनस और नॉन एल्यूमिनस सीड्स, राइट। तो नॉन एंडोस्पर्मिक, एक्स एल्यूमिनस और नॉन एल्यूमिनस सीड्स वो होती हैं जिसमें जब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स दीज एंडोस्पर्म्स गेट्स कंज्यूम, ये नहीं बचते। लेकिन अगर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंडोस्पर्म परसिस्ट कर जाए, एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम ना हो पाए, वो कंज्यूम नहीं हो पाएगा और परसिस्ट कर गया, ठीक है, तो उन सीड्स को हम क्या बोलते हैं? उन सीड्स को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्यूमिनस। तो एंडोस्पर्म तो पता है न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक है, इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू विच मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट इन द सीड्स। द एंजियोस्पर्मिक सीड्स आर classified into two categories on the basis of presence or absence of endosperm in seeds, right। तो एंडोस्पर्म अगर होगा सीड में तो एंडोस्पर्मिक सीड, अगर एंडोस्पर्म नहीं है किसी सीड में तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलेडन्स में, इसलिए सीड्स थोड़ी बड़ी होती हैं। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में जो फूड स्टोर होगा वो कॉटिलेडन्स में होगा, और एंडोस्पर्मिक सीड में तो एंडोस्पर्म है ही। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्यूमिनस सीड या नॉन एल्यूमिनस सीड्स, राइट। तो हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख लिया कि जो इसमें जो होता है एंडोस्पर्म जो होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलेडन्स में। तो ये सारा डेफिनेशन वाला पार्ट तो हमने कंज्यूम पढ़ ही लिया सारा। इसी कुछ तो जो सीड्स होती हैं लार्ज होती हैं और फ्लैशी होती है, क्योंकि इनमें फूड कहाँ स्टोर होता है? कॉटिलेडन्स में। इसके कुछ एग्जाम्पल है कैप्सिला में एंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स। जहाँ तक डाइकॉट सीड कैसी होती हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। मोस्टली डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ये एग्जाम्पल है ग्राम, पी, बीन, ग्राउंडनट। ये जो एग्जाम्पल अंडरलाइन किए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए हुए हैं यहाँ पर। ये हम लोगों को लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनस, नॉन एल्यूमिनस सीड्स हैं या एक्स एल्यूमिनस सीड्स हैं, उनके एग्जाम्पल हम लोगों को ये याद करना ही होगा जो अंडरलाइन वाले हैं, ग्राम, बी, बीन, ग्राउंडनट।
और कुछ और भी है सनफ्लावर, ठीक है। बट इन कैस्टर सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट है जिसमें सीड कैसी होती है, एंडोस्पर्मिक। हमने यहाँ पे देखा था ना, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स आर एक्स एल्यूमिनस सीड्स, हैव एक्स एल्यूमिनस सीड्स और नॉन एल्यूमिनस सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, बट कैस्टर इज अ डाइकॉट प्लांट इन विद द सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गया। सो ये जो है ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखो नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स के और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हम लोगों को ये वाले एग्जांपल्स जो है, ये वाले एग्जांपल्स तो लर्न करना ही करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एंडोस्पर्मिक सीड्स और एल्यूमिनस सीड्स। हमने देखा था ऐसी सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्ट कर जाता है, उसमें प्रेजेंट होता है सीड में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें जो कॉटिलेडन्स होते हैं बहुत थिन होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं, क्योंकि फूड तो सारा एंडोस्पर्म में ही है। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स। मोस्ट ऑफ द डाइकॉट सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, बट मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल व्हीट, राइस, कोकोनट, बार्ले, मेज। ये एग्जाम्पल्स जो अंडरलाइन क्यों हैं आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी वाले कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इसमें। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा जो अंडरलाइन है। बट ऑर्किड सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ये कुछ एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन एक्चुअली। ऑर्किड एक ऐसा मोनोकॉट है जिसमें जो सीड कैसी होती है, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले बार वहाँ देखा था, एक ऐसा प्लांट जो डाइकॉट है लेकिन सीड्स कैसी एंडोस्पर्मिक, दैट इज कैस्टर। और इधर एक ऐसा प्लांट जो कि मोनोकॉट है लेकिन सीड्स कैसी है, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये वाला एक्सेप्शन हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स के और कुछ एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट सीड्स के, ठीक है। तो हम लोगों ने अंडरलाइन किया है ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी पूछ सकता है और कंपटीशन में पूछ सकता है नीट में, तो हम लोगों को याद करना होगा। कुछ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स। ये एनसीईआरटी की फिगर्स ली उठाई यहाँ पे हमने, एनसीईआरटी की फिगर्स हैं सारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये जो पहली सीड है ये बीन की सीड है। ये एनसीईआरटी में लेबलिंग नहीं कोई आप लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में लिख लेंगे बुक में या इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये बीन की सीड है, ठीक है, कॉटिलेडन्स है, देख सकते हैं। ये जो सीड है कैस्टर की है, दिस इज कैस्टर। ये जो सीड है ये ऑनियन की है, ठीक है। ये तो सबको पता ही है, मेज की सीड है, ये जी मेज, ये मेज की सीड है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में उन्होंने लेबलिंग नहीं की हुई, हम लोग वहाँ लिख लेंगे। ये मेज की सीड है फर्स्ट वन, सेकंड इज कैस्टर, थर्ड इज ऑनियन एंड फोर्थ इज मेज, राइट। तो ये हमें सीड्स के डायग्राम है, हम लोगों को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉम्पिटिशन में क्या आ जाता है कि ये सीड, ये स्कैन करके दिख देगा, लेबलिंग लिखना होगा और ये बतानी होगी किसकी सीड है। तो ये हम लोग सारी लेबलिंग अच्छे से पढ़ेंगे केयरफुली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें सारे डायग्राम्स कवर करने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन, हमने इसको एक अलग से भी पढ़ा है, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन, ठीक है, या मोनोकॉट सीड। तो हम लोगों को ये डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। ये हमने 11वीं क्लास में भी डिस्कस किया था। ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, इसकी कवरिंग एलेरॉन लेयर ट्रिप्लॉइड ही होगी, ठीक है। ये सीड कोट फ्यूज विद द पेरिकार्प, तभी तो ये कैरोप्सिस फ्रूट है, कैरोप्सिस फ्रूट कहलाते हैं ना ऐसे, जिसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज्ड हो, हमने पढ़ा था ये। तो कैरोप्सिस फ्रूट है जिसमें सीड कोट फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड है, राइट। ये स्क्यूटेलम कॉटिलेडन है इसका, ठीक है। ये प्लूम्यूल, इसके ऊपर कॉलोप्टाइल, रेडिकल के ऊपर एक शीट है अनडिफरेंशिएटेड, दैट इज कॉलोराइजा। बीच में एमनोनल एक्सिस होगी प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में, उसका नाम क्या होता है एमनोनल एक्सिस का, टाइजिलम, डिस्कस किया था हमने, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन हम लोगों को आना चाहिए, कॉपी में ड्रॉ करना है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड, राइट। ये टॉपिक हमें पढ़ना है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो हम लोग देखेंगे जर्मिनेशन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ कॉटिलेडन्स, बट विविपेरस जर्मिनेशन इज ऑल्सो फाउंड, ये इसको भी हम पढ़ेंगे। तो 3 टाइप का जर्मिनेशन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एपिजियल, हाइपोजियल और विविपेरस, राइट। तो एक बार देखते हैं एपिजियल जर्मिनेशन क्या होगा। एपी मतलब अपॉन, ऊपर, अपर, जीएल मतलब ग्राउंड, ठीक है। अगर कोई सीड है, ठीक है, ठीक है, अगर कोई सीड है उसके 2 पार्ट, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल है और हाइपोकोटाइल है,
ठीक है। और अगर ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर जाए, ये सॉइल, ठीक है, अभी सॉइल के नीचे है, अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर जाए, हाइपोकोटाइल इलोंगेट करे, तो ये जो कॉटिलेडन है सीड का, ये ना ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा, जमीन के ऊपर आ जाएगा। तो इस टाइप की जर्मिनेशन को बोलते हैं एपीजियल। तो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो हाइपोकोटाइल होता है वो इलोंगेट करता है, और हाइपोकोटाइल के इलोंगेट होने की वजह से जो कॉटिलेडन्स होते हैं सीड के, वो जमीन के ऊपर आ जाते हैं। एपी मीन्स अपर एंड जियल मीन्स ग्राउंड। तो जब ऊपर आ जाते हैं तो इस टाइप की जर्मिनेशन को बोलते हैं एपीजियल, राइट। हाइपोजियल, हाइपो मीन्स नीचे, डाउन, जियल मतलब ग्राउंड। इसमें क्या होता है, जैसे कोई सीड है, इसमें क्या होता है, एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल ज़्यादा इलोंगेट करता है, दिस इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल ज़्यादा इलोंगेट करता है, और एपिकोटाइल के इलोंगेट करने से इधर तो प्ल्यूम्यूल बन जाएगा। एपिकोटाइल के इलोंगेट करने से ये जो कॉटिलेडन होते हैं ये ग्राउंड के नीचे ही रहते हैं, ठीक है। इस टाइप की जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो एपिजियल जर्मिनेशन एक ऐसा जर्मिनेशन था जिसमें हाइपोकोटाइल इलोंगेट किया और कॉटिलेडन जमीन के ऊपर आ गए। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या था, एपिकोटाइल इलोंगेट किया, और एपिकोटाइल इलोंगेट करने से जो कॉटिलेडन्स थे वो ग्राउंड के नीचे रहे, ग्राउंड के सरफेस के नीचे। तो उस टाइप की जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। विविपेरस जर्मिनेशन में क्या होता है, ये मार्शी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं, सॉल्ट एरिया में वहाँ मिलते हैं, जैसे मैंग्रोव्स, राइजोफोरा। तो उन प्लांट्स में जो सीड जर्मिनेशन होती है वो फ्रूट्स के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, और जो फ्रूट्स हैं वो प्लांट से भी डिटैच नहीं हुए, दे आर स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। तो उस टाइप की जर्मिनेशन को विविपेरस बोलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एपीजियल जर्मिनेशन, जैसे हमने डिस्कस किया था एपीजियल में, एपी मीन्स ऊपर, जियल मीन्स ग्राउंड। जो सीड था उस सीड में हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर रहा था, और हाइपोकोटाइल के इलोंगेट करने की वजह से जो कॉटिलेडन था वो ऊपर आ गया था। किसके ऊपर आ गया था, ग्राउंड के ऊपर, जमीन से ऊपर आ गया था। तो उस टाइप की जर्मिनेशन को एपीजियल बोला था। एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। Here, due to hypocotyl growth or elongation, cotyledons are pushed out of soil. This type of germination occurs in Capsella or Castor, example है, ठीक है। These in some cases these above ground cotyledons become green leafy like structure and perform photosynthesis. वो photosynthesis भी कर सकते हैं। तो एपीजियल जर्मिनेशन था। हाइपोजियल जर्मिनेशन हमने डिस्कस किया था कि इस केस में हाइपोजियल में क्या होता है, हाइपो मीन्स नीचे और जियल मीन्स ग्राउंड। इस केस में एपिकोटाइल इलोंगेट करता है, एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा, और एपिकोटाइल के इलोंगेट करने से तो ये जो हमारा कॉटिलेडन है वो ग्राउंड सॉइल के नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो उस टाइप की जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल। लैंग्वेज पढ़ते हैं। हेयर ड्यू टू द ग्रोथ इन एपिकोटाइल plumule comes out of the ground and cotyledons remains underground. This type of germination is mostly present in monocots and few dicots. Example है ये maize, rice and wheat। तो ये कुछ फिगर शो की हुई है एपीजियल की। एपीजियल मतलब ऊपर, अपर द सॉइल, सॉइल के ऊपर आप देख सकते हैं। इस केस में हाइपोकोटाइल जो होगा वो इलोंगेट कर रहा है, देखो, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो कॉटिलेडन है सॉइल के ऊपर आ गए, ठीक है, और ये इसमें ग्रीन, फिर ये लीव्स भी आ गई हैं। तो एपीजियल। हाइपोजियल में देखो एपिकोटाइल इलोंगेट करेगा, और एपिकोटाइल के इलोंगेट करने से जो कॉटिलेडन है वो सॉइल के नीचे ही है। दिस इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये एक एनिमेशन शो किया हुआ है यहाँ पे एपीजियल जर्मिनेशन का, रियल एनिमेशन है ये। एक सीड है, 14 डेज की सीड है, 14 डेज तक इसको एक हमने फास्ट ट्रैक में हम लोग उसको एनिमेशन देख रहे हैं। 14 डेज की सीडलिंग का डेवलपमेंट है, तो उसको हम फास्ट ट्रैक में देखते हैं एक बार एनिमेशन। Elongation of hypocotyle which leads to the coming of the cotyledons above the soil। देख ली, सॉइल के ऊपर cotyledons आ गए हैं। This is एपीजियल जर्मिनेशन। एक बार एनिमेशन देखते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन का। हाइपोजियल में क्या होता है, एपिकोटाइल इलोंगेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल सरफेस के नीचे ही रहते हैं। एक बार देखते हैं। ये 24 डेज की एक रियल एनिमेशन है। 24 डेज की सीड डेवलपमेंट है, फास्ट ट्रैक में ले रहे हैं हम लोग।
सीड कोट रप्चर होने के कारण हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल अभी एमर्ज आउट होंगे। ये देखिए नीचे हाइपोकोटाइल रूट्स बन रहे हैं और एपिकोटाइल इलोंगेट कर रहे हैं, एपिकोटाइल इलोंगेट कर रहे हैं और यहाँ से प्लूम्यूल ऊपर आएगा सॉइल के और कॉटिलेडन सॉइल के नीचे ही रहेंगे। दिस इज प्लूम्यूल पार्ट, कॉटिलेडन सॉइल सरफेस के अभी नीचे ही है। सो दिस इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। नेक्स्ट है विविपैरस जर्मिनेशन। जैसे हमने डिस्कस किया था, विविपैरस में क्या होता है, ये उन प्लांट से मिलते हैं जो कि मैंग्रोव वेजिटेशन, मडी सलाइन कंडीशन में मिलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, राइजोफोरा, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स होती है वो वहीं पे फ्रूट्स में ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है और फ्रूट्स अभी पेरेंट प्लांट में ही है, पेरेंट प्लांट से डिटैच नहीं हो गए, तो उसको इन सिटू जर्मिनेशन भी बोलते हैं और दिस इज अ विविपैरस जर्मिनेशन और विविपैरी। ठीक है, ये कुछ एक पिक्चर दी हुई है तो आप देख सकते हैं ये फ्रूट है, ठीक है, अभी प्लांट से अटैच्ड है और यहाँ से सीडलिंग निकल रही है, सीडलिंग फ्रूट से ही बन रही है। तो सीडलिंग का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही हो रहा है और फ्रूट अभी कहाँ अटैच्ड है, पेरेंट प्लांट से, प्लांट से भी डिटैच नहीं हुआ है। तो जब ये थोड़ा सीडलिंग डेवलप कर जाएगी तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा और नीचे पूरा प्लांट बन जाएगा। तो सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही हो रहा है और फ्रूट अभी कहाँ पे अटैच है, पेरेंट प्लांट में। So this is viviparous condition which is present in the mangrove plant or the plant which are present in saline condition or muddy area. Example rhizophora. Factors affecting seed germination, ये थोड़ा बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिशन के लिए भी देख लेंगे। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मॉइस्चर और वाटर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। सीड जर्मिनेशन को सबसे ज्यादा अफेक्ट जो करता है फैक्टर, दैट इज वाटर, राइट। यहाँ पे लिखा भी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो क्वेश्चन आ जाता है जो ऑब्जेक्टिव में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ये चार ऑप्शन दे देगा, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, लाइट और वाटर। तो हमको वाटर पे टिक करना होगा, ठीक है। जनरली जो एम्ब्रियो होते हैं जो डॉर्मेंट कंडीशन में, उनमें 10 to 15% वाटर रहता है। ये एनसीईआरटी की ही पॉइंट्स हैं सारे, तो एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, तो पूछ सकते हैं। तो जो एम्ब्रियो जो डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं उनमें 10 to 15% वाटर होता है बस, ठीक है, डॉर्मेंट कंडीशन। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, सीड कोट से और माइक्रोपाइलेंट से। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, सीड कोट से भी हो सकता है, माइक्रोपाइलेंट से। दूसरा फैक्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरूरी होता है, रेस्पिरेशन करना है, ठीक है। टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस मोस्ट फेवरेबल फॉर जनरेशन ऑफ सीड। न्यूट्रिशन भी चाहिए जनरेशन के लिए और लाइट भी चाहिए, ठीक है। लाइट स्टार्टिंग में नहीं चाहिए होती लाइट, क्योंकि सीड में खुद फुल स्टोर है, लेकिन जब सीडलिंग निकलेगी, जब लीफ का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तब लाइट चाहिए होगी। एडवांटेज ऑफ सीड्स टू एंजियोस्पर्म्स, ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं ये भी, और ये हमें बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीड्स टू एंजियोस्पर्म्स, सीड्स से क्या एडवांटेज होती है एंजियोस्पर्म के लिए। तो यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हम लोगों ने, ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लेंगे, इजी है बहुत। डिस्पर्जर हेल्प करते हैं, फूड रिजर्व है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है इसका सीड कोट। तो आप लोग उसको रीड आउट कर लेंगे और उसको नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। इसको नोटबुक में भी लिखना है और टॉपिक हेडिंग ये रहेगी एडवांटेज ऑफ सीड्स टू एंजियोस्पर्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का डेवलपमेंट, तो सीड का डेवलपमेंट हमने देख लिया। तो फ्रूट का डेवलपमेंट हमें पता है, ओवरी से राइपन, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट वॉल पेरिकार्प बनाएगा। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं या यूकार्प जो कि केवल और केवल किससे बनते हैं, ओवरी से, विच अराइज ओनली फ्रॉम ओवरी। स्यूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी के साथ साथ प्लस एसेसरी पार्ट से भी अराइज हो जाते हैं, प्लांट के एसेसरी पार्ट, जैसे थैलेमस एप्पल के केस में, स्ट्रॉबेरी के केस में, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स विच आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर फ्रूट्स का पूछ रहा है कि फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं तो पार्थेनोकार्पी ही लिखना है। कार्पी मतलब फ्रूट से लिया गया है, दिस कार्पिक वर्ड जो लिया हमने फ्रूट से लिया है। पार्थेनोजेनेसिस नहीं लिखेंगे, पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, कार्पी वर्ड फ्रूट्स का ही एग्जाम्पल तो पता है हम लोगों को बनाना, थोड़ा याद रख लेंगे। नेक्स्ट, रोल ऑफ सीड्स इन फूड डेवलपमेंट। सीड्स का क्या रोल होता है फूड डेवलपमेंट में? तो सीड्स कुछ हार्मोन प्रोवाइड करते हैं जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन, और फूड डेवलपमेंट में रोल हेल्प करते हैं। पोमोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन। अच्छा, ये एनसीईआरटी की फिगर है। फॉल्स फ्रूट है एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। तो एक बार एग्जाम में भी आया था कि ड्रॉ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एप्पल, तो हम लोगों को ड्रॉ करना था। ठीक है, तो ये एप्पल है, थैलेमस है, दिस इज थैलेमस, ये सीड्स हैं, ये मीजोकार्प और ये एंडोकार्प। ठीक है, तो इसका मीजोकार्प तो फ्लैश ही रहता है, फ्लैश ही होता है, इसको तो खाते ही है ना, तो इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, इसका भी फ्लैशी थैलेमस है। ठीक है, तो ये दोनों फॉल्स फ्रूट है। ये डायग्राम हम लोगों को देखना है, एक बार एग्जाम में आया था ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी की फिगर। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हम लोग को याद रखने हैं। हाईएस्ट फैट्स जो होता है सीड किस एंडोस्पर्म में होता है? कोकोनट के एंडोस्पर्म में। 2 जनरेशन एंड 3 टाइप ऑफ जीनोटिपिक सेल्स आर प्रेजेंट एंजियोस्पर्मिक सीड। 3 टाइप ऑफ जीनोटिपिक सेल्स, जैसे हम लोगों को 3 सीड कोट होगा, सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। तो 3 टाइप के जीनोटिपिक सेल्स होते हैं यहाँ पर। तो 3 टाइप के कौन कौन से हो गए? सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। और 2 जनरेशन, जिस पेरेंट प्लांट में सीड लगी, एक तो वो जनरेशन और जब सीड डिस्पर्स करेगी फिर से एक प्लांट बनेगी, तो 2 जनरेशन एंड 3 टाइप्स ऑफ जीनोटिपिक सेल्स। कस्कोटा सैंटलम, चंदन में कॉर्डिनेट्स नहीं होते। डॉर्मेंसी पीरियड मैंग्रोव प्लांट्स में नहीं होता है, उनकी सीड्स में डॉर्मेंसी इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा। उनमें डॉर्मेंसी पीरियड होता ही नहीं है क्योंकि फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। विविपेरी कंडीशन डिस्कस किया था, विविपेरी। अकरेंस ऑफ मोर देन 2 मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मी। अगर 2 से ज्यादा मेल गैमेट्स हो ओव्यूल के अंदर तो पॉलीस्पर्मी बोलते हैं उसे। इट मे बी ड्यू टू द एंट्री ऑफ मोर देन 1 पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। पॉलीस्पर्मी याद रखेंगे, ये थोड़ा याद रखना, ये भी कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। तो इस पे फैक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। कुछ सीड्स होती हैं प्लांट की जो कि डोर्मेंट रहती हैं बहुत ज़्यादा समय तक। ठीक है, तो डोर्मेंट रहती हैं बहुत ज़्यादा समय तक, और दे जैसे ल्यूपिन की सीड्स हमने देखा 10,000 ईयर्स डोरमेंसी पीरियड था और वो स्टिल वाइबल थी। एक बार लाइन पढ़ना, सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स ओल्ड है लेकिन वाइबल है। द ओल्डेस्ट इज that ऑफ अ ल्यूपिन प्लांट that is excavated from आर्कटिक टुंड्रा। ये याद रखना है हम लोगों को, आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकवेट किया था, निकाला था। द सीड जर्मिनेटेड फ्लावर्ड आफ्टर एस्टिमेट रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी। तो 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी के बाद भी वो फ्लावर कर गई सीड, ठीक है, जर्मिनेट कर गई। तो ये याद रखना। एक पॉइंट और है, ये भी एनसीईआरटी की है, ये पूछा हुआ एग्जाम में कई बार, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क। तो डेट पाम फिनिक्स डैक्टिलिफ्रा की रिकॉर्ड है कि 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड्स मिली थी। 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड्स कहाँ से मिली थी? किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना हम लोगों को। नेक्स्ट, हेट्रोफर्टिलाइजेशन क्या होता है? कई बार क्या होता है, ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियोसेक के अंदर 2 पोलन ट्यूब आ जाती हैं, ठीक है, तो एक पोलन ट्यूब और 2 पोलन ट्यूब। तो इस वाली पोलन ट्यूब ने एक मेल गैमेट दिया सिंगैमी के लिए, और इस वाली पोलन ट्यूब का, सेकंड वाली पोलन ट्यूब का मेल गैमेट काम आया ट्रिपल फ्यूजन के लिए। तो दोनों के दोनों मेल गैमेट अलग अलग पोलन ट्यूब से आए, तो इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हेट्रोफर्टिलाइजेशन। यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। ये 9 पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। ये हम लोगों ने देखा था कि अगर हम पॉलन ग्रेन कुछ प्लांट्स के शेड कर दें और उसमें कुछ सॉल्यूशन डाल दें, शुगर सॉल्यूशन, तो हम उसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पॉलन ट्यूब यहाँ से, पॉलन ग्रेन से एमर्ज आउट हो जाएगी। तो ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसको रीड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। जो प्लांट्स होते हैं जैसे एल्गा, ब्रायोफाइट्स, लोअर प्लांट्स है ना, और टेरिडोफाइट्स, उनके लिए वाटर चाहिए होता है मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए।
ठीक है। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत लिमिटेड है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये हम लोगों ने 11th क्लास में डिस्कस किया था। वाइबिलिटी टेस्ट फॉर सीड, अगर हमें किसी सीड का टेस्ट करना हो कि वो वाइबल है या नहीं, तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं हम लोग ना, सीड को हम एक इस केमिकल से टेस्ट कर सकते हैं, 2,3,5 ट्राइफिनाइल ट्रैक्टाजोलियम क्लोराइड, ट्रैक्टाजोलियम क्लोराइड। ठीक है। द एमिनो एक्सिस ऑफ लिविंग सीड्स बिकम पिंक इन कलर इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो जो अगर एमिनो एक्सिस पिंक हो गया तो दैट इज वो वाइबल सीड होगा। तो ये भी ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन एंड डोर्मेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। ठीक है। अगर हमें सीड को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए डिहाइड्रेशन डोर्मेंसी तो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। भाई एक प्लांट ने सीड बनाई, हम चाहते हैं वो सीड नेक्स्ट ईयर ग्रो करे, तो नेक्स्ट ईयर ग्रो करने के लिए तो उसको हम स्टोर करके रखेंगे, तो स्टोर करने के लिए रखेंगे तो उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेटेड होनी चाहिए सीड, और डोर्मेंसी पीरियड में होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के। पेरिस्पर्म क्या होता है, पेरिस्पर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा, बोर्ड में भी। पेरिस्पर्म क्या होता है, रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस, अगर न्यूसेलस का कोई पार्ट बच गया, रेमनेंट मतलब कुछ बच गया तो परसिस्ट कर गया, तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। जैसे ब्लैक पेपर में मिलता है, बीट में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं एग्जांपल मैंने स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो पेरिस्पर्म इज अ रेमनेंट ऑफ द न्यूसेलस और परसिस्ट न्यूसेलस विच इज प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर एंड बीट। फ्लैशी फ्रूट के कुछ एग्जाम्पल हैं, ड्राई फ्रूट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ये भी पूछ सकता है, ये नीट में पूछ सकता है। कुछ ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट्स में कई सारी सीड्स मिलती हैं, ऑर्किड्स और फिकस, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स जिनके फ्रूट्स में कई ज़्यादा सीड्स मिलती हैं, वो ओरोबेंचे और स्ट्रिगा है। मैंने इसको बोल्ड से और अंडरलाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे पैरासिटिक प्लांट्स जिनके फ्रूट्स में कई सारी सीड्स मिलती हैं, ओरोबेंचे एंड स्ट्रिगा। ठीक है। ये पॉइंट नोट का है, थोड़ा याद रखेंगे, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स, बहुत ज़्यादा एडवांटेज शो करती है, देखा भी था हमने। फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। पॉलिनेशन मेनली जो होता है बायोटिक एजेंट से होता है, और एबायोटिक से भी तो विंड से होता है। केवल 30 जेनर हैं जिसमें वाटर से होता है, मैक्सिमम तो बायोटिक और एबायोटिक में विंड है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, तो सीड फॉर्मेशन के लिए वाटर चाहिए। ये थोड़ा पढ़ लेना, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सीड वाला पार्ट पूरा खत्म कर लिया है और फ्रूट भी हो गया, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ खत्म हो चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है, अब लास्ट टॉपिक ही रह गया हमारा, दैट इज द एपोगेमी। एंड एपोगेमी मीन्स इधर एपोमिक्सिस पढ़ेंगे हम लोग, और इधर ही हमने पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ना है हमें। तो ये हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी वाला टॉपिक रह गया, बाकी ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।